स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज ये चैप्टर अपने फिनिश करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है लास्ट? एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। क्या लिखा हुआ है देखो। एवरी स्टेक होल्डर ग्रुप एक्सपेक्ट्स समथिंग फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं आपने ऑलरेडी देख लिए। तो स्टेक होल्डर जो होते हैं वो लोग बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी अपने लोगों का स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या उनका एक्सपेक्टेशंस होता है। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर स्टेटेड बिलो। सबसे पहला एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। इसके अंदर कौन आ रहा है? ओनर्स, शेयर होल्डर्स वगैरह। जो बेसिकली ओनर लोग कौन होता है, शेयर होल्डर लोग कौन होता है, जो क्या करता है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है ना, दे सप्लाई कैपिटल। और वो लोग क्या करते हैं और रिस्क को अज्यूम करते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट्स और मैनेजमेंट को संभालते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहला? एम्प्लॉयर्स एंड शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट। तो इन लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से? सबसे पहला वाला, सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। तो शेयर होल्डर लोग, ओनर लोग क्या करते हैं, पैसा देता है ना, दे सप्लाई कैपिटल। तो वो लोग क्या चाहेगा कि कंपनी उसका पैसा बेकार कर दे कि संभाल के रखे, संभाल के रखे। तो अपना पहला कीवर्ड क्या हो गया? सेफ्टी ऑफ कैपिटल। समझ में आया? दूसरा, a fair and regular return in the form of dividend on their capital। आज क्या है डिविडेंड? मतलब डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। आज शेयर होल्डर्स लोग, ओनर्स लोग, इन्वेस्टर्स लोग क्या किया है, मेरे कंपनी में पैसा लगाया है। अब मेरा कंपनी अगर प्रॉफिट करेगा तो हम क्या है उसको प्रॉफिट का हिस्सेदारी देंगे। बिकॉज वो मेरे बुरे समय पे क्या है, मेरे को पैसा दिया, तो मेरा भी हक बनता है कि हम उसकी संख्या अपना प्रॉफिट शेयर करें। तो जो अपने प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर्स लोग को देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो उन लोग क्या चाहेगा कि अपने फेयर एंड रेगुलर रिटर्न दे, है ना। तो क्या हो गया? फेयर एंड रेगुलर रिटर्न। ये नहीं कि एक साल डिविडेंड दे दिए, फिर 10 साल दिए नहीं, फिर 11वां साल अपने डिविडेंड दे रहे हैं, फिर 5 साल दिए नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? फेयर मैनर में, रेगुलर मैनर में क्या है, उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड क्या हुआ? पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। थर्ड, तो अपने दो पॉइंट पढ़े क्या? सेफ्टी ऑफ कैपिटल, दूसरा फेयर एंड रेगुलर रिटर्न। थर्ड, कैपिटल अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आज अगर अपने कोई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हम सपोज 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, तो हम क्या चाहेंगे, जब हम पैसा विड्रॉ करें, जब हम पैसा उसमें से निकाल रहे हैं, तब मेरे को 90,000 मिले कि 1 लाख का 2 लाख मिले? 1 लाख का भरे हुए मैंने अमाउंट मेरे को ज्यादा मिले जितना भी हम इन्वेस्ट किए। तो जो अमाउंट बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रिसिएशन। तो शेयर होल्डर्स लोग, ओनर्स लोग क्या चाहता है कि उन लोग का कैपिटल, उन लोग जो भी इन्वेस्ट किए हैं वो अप्रिशिएट होता रहे, उसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो मेरा कीवर्ड क्या हो गया? कैपिटल अप्रिसिएशन। दूसरे वाले का क्या था? फेयर एंड रेगुलर रिटर्न। तो अभी तक आपने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं कि एम्प्लॉयर्स और शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से? सेफ्टी ऑफ कैपिटल, दूसरा फेयर एंड रेगुलर रिटर्न, तीसरा कैपिटल अप्रिसिएशन। अच्छा, फोर्थ क्या लिखा हुआ है? एक्यूरेट, अप टू डेट एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। आज देखो मेरे कंपनी में कौन इन्वेस्ट करता है? इन्वेस्टर्स लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो आज अगर समझो मेरे पास असेट्स भी है, मेरे पास लाइबिलिटीज भी है। तो मेरा कंपनी का जो मेरे पास जितना असेट्स है और जितना लाइबिलिटीज है, मेरे को मेरा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन उन लोगों को दिखाना चाहिए कि हम समझो मेरा लाइबिलिटी ज्यादा है और असेट्स मेरे पास कम है। क्या मेरे को ऐसे दिखाना चाहिए कि नहीं मेरे पास तो असेट ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है? मेरा फाइनेंशियल पोजीशन जैसा है एक्यूरेटली मेरे को वैसा ही शो करना चाहिए। बहुत सारा कंपनीज लोग फेक होता है, क्या करता है, उन लोग के पास ऑब्लिगेशन ज्यादा होता है लेकिन वो लोग दिखा देता है कि नहीं हम लोग के पास उतना लाइबिलिटी नहीं है, हम लोग के पास असेट ज्यादा है, ताकि लोग क्या करें, उनका कंपनी में इन्वेस्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ये काम कर रहे हो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? शेयर होल्डर्स लोग को चीट कर रहे हो, आप फ्रॉड मैनर में पैसा ले रहे हो। और फिर पैसा कंपनी क्या करता है? पे ऑफ तो कर नहीं पाएगा, उन लोग के पास उतना एसेट्स ही नहीं है, उन लोग के पास कुछ है ही नहीं, तो वो लोग कहाँ से देगा? तो वो लोग पैसा लेके क्या करता है? भाग जाता है, स्कैम कर देता है। तो वो चीज इन लोग को नहीं करना चाहिए। इन लोग को एक्यूरेट, अप टू डेट, रेगुलर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि भाई इन लोग का कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। तो अपना थर्ड पॉइंट क्या है? एक्यूरेट, अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास जितना असेट्स है, कंपनी के पास जितना लाइबिलिटीज है, एक्चुअली जो आपका आपका जो ट्रू एंड फेयर व्यू है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर है, आपको वही रिवील करना है अपने शेयर होल्डर्स लोग को, ओनर्स लोग को।
इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द कंपनी। आज हम तुम लोग को बोले शेयर होल्डर्स, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके बिहाफ में किसको इलेक्ट किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग को इलेक्ट किया जाता है। तो वो लोग क्या है, समझो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो 7 को तो अपने ले लिए कि भाई चलो अपने जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो करते हैं, 2-3 को छोड़ दिए। क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं। तो पॉलिसी डिसीजंस अपने को लेना है, बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, तो जितने लोग हैं सबको लेके क्या करना है, मेरे को इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है। तो इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द कंपनी। फिर है अ पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड। आज कंपनी का क्या होना चाहिए? एक अच्छा गुडविल होना चाहिए, एक अच्छा इमेज होना चाहिए लोगों के सामने, ताकि क्या है, लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हम इस कंपनी में क्या कर रखे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं। दे विल फील प्राउड कि हाँ भाई ये एक अच्छा कंपनी है। तो वही ओनर्स लोग इन्वेस्ट मैंने एक्सपेक्ट करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कि आप ऐसा इज्जत बना लो हम लोग के सामने कि हम लोग को क्या लगे, प्राउड फील हो कि हम लोग एक अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं। पॉइंट सारा समझ में आया? अच्छा, जैसे देखो इसमें 6 तो लिखा हुआ है, तुम लोग रीड सारा कर लेना, पर तुम लोग 5 ही बाय हार्ट लर्न करेगा तो एनफ है। तुम लोग को 6 उतना लर्न करने का जरूरत नहीं है, 5 ही बाय हार्ट लर्न कर लेना, लेकिन एक बार रीड करके सब चले जाना। जहां जो रीड करने का नहीं रहेगा वो हम तुम लोग को खुद बता देंगे कि ये लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है, कि ये वर्ड पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो हम तुम लोग को खुद बताएंगे, ठीक है ना? चलो, तो अब हम लोग लर्न करते हैं। हम लोग सबसे पहला एक्सपेक्टेशंस किसका देख रहे हैं? एम्प्लॉयर्स और शेयर होल्डर्स का, कि इन लोग क्या एक्सपेक्ट करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो बोलो, हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहला सेफ्टी ऑफ कैपिटल, दूसरा फेयर एंड रेगुलर रिटर्न, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बोलो वापस से, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, दूसरा फेयर एंड रेगुलर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, थर्ड कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब वो लोग जितना इन्वेस्ट किया है वो लोग चाहता है कि मेरा पैसा डबल हो जाए, बढ़ जाए धीरे धीरे विद टाइम, तो कैपिटल अप्रिसिएशन। फोर्थ, इन लोग क्या चाहता है? इन लोग को क्या मिले? रेगुलर अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिले, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। इन लोग चाहते हैं कि इन लोग को ट्रू इंफॉर्मेशन मिले, बिकॉज अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टर्स लोग के साथ चीट कर रहे हो। तो क्या है? एक्यूरेट, up to date and regular information about the financial health of the company. तो चारों पॉइंट्स रिपीट करो, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, फेयर एंड रेगुलर रिटर्न, कैपिटल अप्रिसिएशन, accurate, up to date, regular information about the financial health of the company. फिर इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी डिसीजंस, फिर पब्लिक इमेज, किसका? मेरा नहीं, कंपनी का। पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड। दे कौन है यहाँ पे? ओनर्स लोग, शेयर होल्डर्स लोग। समझ में आया? तो हम लोग का पहला एक्सपेक्टेशन हुआ, एम्प्लॉयर्स एंड शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ये सारा चीज इन लोग एक्सपेक्ट करता है। अपने थोड़ी देर बाद वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। पहला एक्सपेक्टेशंस अपना कंप्लीट हो। अब तुम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन से बोल सकता है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा बोल देगा कि भाई एम्प्लॉयर क्या एक्सपेक्ट करता है, दो पॉइंट लिखो। और लॉन्ग आंसर में तुम लोग को आ जाएगा कि एम्प्लॉयर्स या शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करता है, 5 नंबर का। तो 5 पॉइंट तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही, तो इसलिए मैक्सिमम तुम लोग को 5 तो याद करना ही है, और बाकी रीड कर सकते हैं। चलो, अब एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन हो गया? जो क्या कर रहा है, मेरे बिजनेस के लिए काम कर रहा है, जिसको हम हायर किए हैं कि भाई तुम मेरा काम करेगा। तो अपने पढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। पहला पॉइंट क्या? आइडियल एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट, एम्प्लॉइज लोग क्या एक्सपेक्ट करता है? सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर कंजीनियल कंडीशंस। आज एक एम्प्लॉय, एक आइडियल एम्प्लॉय, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करेगा अपने से कि भाई बुरा से बुरा सिचुएशन आ जाए कंपनी का, वो क्या चाहेगा कि कंपनी उसको निकाले नहीं। हाँ, अगर वो बुरी तरीके से काम करेगा वो तो एक अलग ही सिचुएशन हो गया, वो छोड़ो, तब तो भाई उसको अच्छा पीरियड में निकाल देगा। पर यहाँ पे वो वाला बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये बात हो रहा है कि एक अच्छा एम्प्लॉय, एक नॉर्मल एवरेज एम्प्लॉय क्या चाहता है कि भाई जितना ही खराब सिचुएशन आ जाए, कंजेनियल कंडीशन मतलब कैसा ही सिचुएशन आ जाए, एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि वो उसके साथ रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन के संग जुड़ा रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहां पे भी काम करता रहे। ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन वाला बुरा सिचुएशन आया तो अच्छा एम्प्लॉय को भी क्या है, निकाल दिया कि भाई तुम निकल जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भाई एम्प्लॉय के तो मन में हर समय डर लगा रहेगा कि भाई ये तो क्या भरोसा, कभी भी मेरे को निकाल देगा, मेरा तो जॉब चला जाएगा, हम तो पैसा ही नहीं कमा पाएंगे, तो हम अपने फैमिली वाले लोगों को क्या खिलाएंगे।
वही चीज है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। और कंपनी को क्या करना है, एम्प्लॉय को एक प्रॉमिस देना है कि भाई हम आपको नहीं निकालेंगे अगर आप अच्छे से काम करोगे, तो आप करो, आप आराम से रहो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम लोग उनको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे तो क्या है, वो लोग का भी इच्छा करेगा काम करने का, वो लोग के मन में वो डर नहीं रहेगा, राइट। तो वही चीज है। तो क्या है अपना पहला पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर कंजेनियल कंडीशंस। दूसरा, a fair remuneration in the form of wages and salaries। remuneration बोलो सैलरी बोलो, बात एक ही है। तो जैसे हम तुम लोग को लास्ट डे भी तुम लोग को एग्जांपल बताए थे, अगर मेरे को एक एम्प्लॉय को सैलरी देना है या वेज देना है 1 लाख रुपया, अगर मेरा उससे बात हो रखा है कि मेरे को उसको 1 लाख रुपया देना है पर मंथ, तो मेरे को 1 लाख रुपया ही देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को लगा कि नहीं यार 1 लाख रुपया तक का तो काम नहीं हुआ, हम इसको 90,000 80,000 दे देते, नहीं ये नहीं चलेगा। आप उससे बात की हो 1 लाख रुपए में, आपको 1 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा। तो वही है, अ फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, वेजेस मतलब किसको देते हैं अपने, जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, और सैलरी उसको देते हैं जो ऑफिस में बैठ के आराम से पंखा एसी के नीचे काम कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट मेरे को बताओ, एक आइडियल एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करता है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर कंजेनियल कंडीशंस, और अ फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है। तीसरा, सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। आज ये एम्प्लॉय लोग क्या करता है, काम करता है तो ऐसा जगह काम कर रहा है, मान लो लाइट फट के निकल के गिर गया, लग गया उसका माथा में, एसी ब्लास्ट हो गया, पंखा टूट के नीचे गिर गया, तो ऐसा जगह में तो भाई कोई भी काम करना नहीं चाहेगा ना, कि कहीं भी गया उसको लग गया टूटा फूटा, ऐसा एरिया में कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। सब लोगों को क्या चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। तो क्या है, उन लोगों का काम करने का इच्छा भी करेगा, वो लोग को और प्रोडक्टिव होने का मन करेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या था अपना, सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट। फोर्थ, क्या लिखा हुआ है, वेरियस वेलफेयर फैसिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर, लास्ट भी शायद हम तुम लोग को बताए थे, वेलफेयर मतलब भलाई, है ना। तो वेरियस वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग, मेडिकल केयर, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। तो बहुत बिजनेस वाले तो क्या करते हैं, जो उनके यहाँ एम्प्लॉइज होते हैं जो वर्क करते हैं, उनका इंश्योरेंस करवा देते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, उनको घर दे देते हैं, है ना, उनका क्या किए, मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दिया अगर हमको उनको समझो चोट वोट लग गया तो। और जैसे बहुत ग्रेचुइटी, पता है ग्रेचुइटी क्या होता है, समझो जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबा समय तक काम किया है, उसको हम क्या करेंगे, एक रिवॉर्ड के तौर में जब वो छोड़ के जा रहा है, क्या करेंगे, उसको हम लमसम एक अमाउंट दे देंगे। और पेंशन क्या होता है, समझो रिटायरमेंट के बाद तो ऑब्वियसली उसको छोड़ना ही पड़ेगा, रिटायरमेंट के बाद तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो हम क्या है, हर महीना उसको 2,000 4,000 5,000 रुपए क्या एज अ पॉकेट मनी देते रहे, ताकि उसका जीवन कटता रहे। तो बिजनेस वाले लोग क्या करता है, ये सब करता है ताकि उसका गुडविल तो रहे, और साथ ही साथ उसका एम्प्लॉय भी क्या है, खुश रहे, और वो भी रिटेन्ड रहे, है ना। तो वही चीज है। आज जो एम्प्लॉय लेबर लोग दूर दूर से आता है, वो लोग क्या डेली इतना दूर जाएगा फिर सुबह वापस से आएगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बिल्डिंग ले लिया या छोटा सा फ्लैट ले लिया, उन लोग को वहां रख देता है, उन लोग के लिए एक छोटा सा किचन बना देता है। तो भाई तुम लोग आराम से अपना खाओ पियो, यहाँ पे रहो, और टाइम से काम पे आओ, टाइम से वापस चले जाओ। समझ में आया। तो ये सब क्या है, वेलफेयर फैसिलिटीज है। उन लोग को एजुकेट करता है, सिखाता है, उन लोग के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है, ताकि उन लोग का भी ग्रोथ होता रहे, वही सब चीजें। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे अपना वही लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। आज हर एक एम्प्लॉय क्या चाहता है कि उनका प्रमोशन हो, एक लेवल से वो लोग हायर लेवल में जाए, है ना, उन लोगों का क्या है, करियर अच्छा होता रहे। आज समझो एक नया टेक्नोलॉजी आया है, तो आपको क्या है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं भाई तुम मेरा टेक्नोलॉजी यूज मत करो, तुम खराब कर देगा। अरे अगर उनको नहीं सिखाओगे तो कैसे काम बनेगा। आपको क्या करना है, अगर समझो वो कहीं और छोड़ के जा रहा है, और वहां पे अगर सेम टेक्नोलॉजी रहे, तब तो वो यूज ही नहीं कर पाएगा ना। तो जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको क्या है, अप टू डेटेड रखो, उसको भी सिखाओ, कि उसके बारे में बताओ, उसको भी नॉलेज दो अलग अलग चीजों के बारे में। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो अपने एम्प्लॉयज लोग को भी बोलो कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो इससे क्या है, एम्प्लॉयज लोग को भी लगेगा कि हाँ भाई मेरा भी इधर एक वॉइस है, मेरा भी इधर एक से है। एंड लोग क्या है, जब कोई डिसीजन लेते हैं, आपको एम्प्लॉय का बात मानना जरूरी नहीं है कि वो जो बोल दिया आपको बात मानना ही पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट के तौर पे उनको भी बोलो कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें, ताकि उन लोग भी क्या है, उन लोग को भी लगे कि हाँ भाई हम लोग का भी एक पहचान है यहाँ पे, उन लोग को भी अच्छा लगे।
तो अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि अगर समझो वो लोग को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो लोग को कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा है काम करने का, तो उन लोग को मत झाड़ के निकाल दो कि तुम तो बोका है, तुमको तो समझ में नहीं आता है, तुम तो पगला है। नहीं, उनको सिखाओ, उनको डेवलप करो। समझ में आया? अच्छा, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को क्या करते हैं, मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो अब इंप्लॉइज लोग से भी सलाह लो, भाई किस हिसाब से अपने को काम करना चाहिए, तुम लोग के दिमाग में कोई और आइडिया है तो बताओ। और पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि भाई अगर समझो आज जैसे अपने क्या करते हैं, बोनस वगैरह देते हैं ना, बड़े बड़े कंपनीज में क्या है, सारे लोग अपने सारे एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयज लोग को दिवाली के समय या दुर्गा पूजा के समय बोनस देते हैं, ताकि वो लोग खुश रहे, ताकि वो लोग अच्छा फील करे। तो वही चीज है, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और कोई लोग अगर बोनस नहीं देते तो बहुत जन गिफ्ट्स दे देते हैं, जो भी चीज दो बट आपको देना चाहिए। फिर क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवियंस? नहीं, कंप्लेन। समझ में? अगर कंप्लेन वो लोग कर रहे हैं तो क्विक एंड फेयर रिड्रेसल, जल्दी से एक्शन लो। ये नहीं कि वो लोग आपको कंप्लेन बताया और आप हल्के में ले लिए कि ठीक है छोड़ो ना, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। नहीं, अगर वो लोग को कोई चीज से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या है, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी एक्शन लो। समझ में आया? तो क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस, बस ये प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स, ये सब करने का जरूरत है, बस यहाँ तक सफिशिएंट है। वो भी अपने क्या है 7 पॉइंट्स पढ़ लिए, तुम लोगों को 5 ही याद करना है। समझ में आया? चलो एक बार अपने थोड़ा इसको लर्न करें। तो इम्प्लॉइज क्या एक्सपेक्ट करता है? आइडियल एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट, सबसे पहला क्या था, सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर कंजेनियल कंडीशंस। तो पहला वाला क्या था, सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। दूसरा, एम्प्लॉइज लोग को क्या चाहिए, वेजेस सैलरीज चाहिए, तो फेयर मैनर में चाहिए, तो फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। तीसरा, उन लोग को वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, बेकार की अच्छा, सेफ, सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। उसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, वेलफेयर फैसिलिटीज, उन लोग की भलाई के लिए भी अच्छा अच्छा फैसिलिटीज उन लोग को देना चाहिए, जैसे कि हाउसिंग हो गया, मेडिकल हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुइटी, पेंशन हो गया। प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये अभी तुम लोग को समझने का जरूरत नहीं है, तुम लोग आगे इको में पढ़ोगे और आगे चले जाओगे बीकॉम वगैरह में, तो तुम लोग का टैक्स बोर्ड की एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें बहुत अच्छे मैनर में इलाबोरेटेड मैनर में पढ़ोगे हर चीज क्या होता है। तो अभी तुम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, बस 2 लिख देना सफिशिएंट है। अच्छा, उन लोग को और क्या अपॉर्चुनिटीज अच्छा लगेगा, अपने और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन, करियर ग्रोथ। बोलो, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। फिर अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलो मेरे साथ, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर क्या है, उन लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो अपने उनका कंप्लेन को हल्का में लेके छोड़ दे कि एक्शन ले, एक्शन लेना है। तो क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। अच्छा, एक्शन तो लेना है, एक होता है एक्शन की तुरंत ले रहे और एक एक्शन होता है कि भाई ले लेंगे कभी भी जब मर्जी होगा तब ले लेंगे। नहीं, ये एटीट्यूड नहीं रखना है, जल्दी से जल्दी, जितना प्रॉम्प्टली हो सके, जितना क्विकली हो सके, हम लोगों को क्या करना है, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व लेना है, उसके लिए एक्शन लेना है। तो वही चीज है, क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। समझ में आया? तो ये अपने क्या पढ़े, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंप्लॉइज की, इंप्लॉइज क्या एक्सपेक्ट करता है किससे, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। पहले अपने क्या पढ़े थे, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंप्लॉयर्स एंड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का दूसरा नाम क्या था, ओनर्स। क्या था, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। दूसरा, फेयर एंड रेगुलर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। तीसरा, कैपिटल अप्रिसिएशन। Fourth, accurate, up-to-date and regular information about the financial health of the company. फिर equal participation in the policy decisions of the company. फिर public image of the company for which they can feel proud. Very good. तो employer shareholders का expectations हो गया, employees का expectations हो गया। अब अपने क्या देखेंगे, expectations of suppliers. supplier कौन होता है, those who provide raw material या फिर finished products। तो सप्लायर कौन होता है, those who provide raw material या फिर finished products। अच्छा,
अब एक आइडियल सप्लायर अपने से क्या एक्सपेक्ट करता है, अपने से एज एन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करता है? देखो, फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लाईज। आज वो रॉ मटेरियल अपने को दिया है, एक रॉ मटेरियल का दाम मान लो 10 रुपए है, और अपने क्या है 100 रुपए का खरीदे हैं, ठीक है, 10 पीस रॉ मटेरियल खरीदे, तो अपने को उसको 100 रुपए देना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो एक यूनिट आपसे 10 रुपए में लिए थे, हम आपको क्या करेंगे, 8-8 रुपए करके देंगे। एक एक यूनिट का 10-10 रुपए से बात हुआ था, लेकिन नहीं, हम आपको 8 रुपए देंगे। तो अरे भाई, आपका 10 रुपए में बात हुआ है कि आप एक यूनिट 10 रुपए में खरीदे, तो जितना में बात हुआ है उतना ही दो ना। अगर आप उसके संग ऐसे करोगे तो भाई अगली बार से वो आपको रॉ मटेरियल ही नहीं देगा। हेल्दी रिलेशनशिप जो बना है वो सब बेकार हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा बैठ के सप्लायर के संग रिलेशनशिप मेंटेन करो, फिर उसे खरीदो, क्या पता वो अच्छा हम लोग को क्वालिटी का सामान दे नहीं दे, फिर इतना टेंशन पालो, है ना। तो एक सप्लायर क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको फेयर प्राइसेस मिले उसके गुड्स का। तो फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लाईज। दूसरा, रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू क्रेडिट टर्म्स। बात हुआ है, हम बिजनेस वाला सप्लायर को बोला कि हम आपको 3-4 महीना में पैसा दे देंगे। तो क्या करना चाहिए बिजनेस को, 3-4 महीना में पैसा दे दो, आपको वो अगला टाइम दिया है 3-4 महीने का, तो 3-4 महीना में पैसा दे दो। आप उसको 8 महीने तक लटका दिए, तो भाई ये तो कोई मतलब नहीं है ना। तो वही चीज है, रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट, उसको रेगुलरली टाइमली पेमेंट करते रहो, जिस हिसाब से आपका बात हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट टर्म्स। जिस हिसाब से आपको बात में आपका बात हुआ है उसके साथ, उस हिसाब से क्या है, आपको पेमेंट करते रहना है। तो आपने 2 पॉइंट क्या पढ़े, फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लाईज, फिर दूसरा रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट। थर्ड, रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। यहाँ पे भी वही चीज बोल रहा है, रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मतलब हम आज रात में उसको बोले कि ना भैया मेरे को इतना इतना क्या है स्टॉक आप भिजवा दीजिएगा, और हम उसको बोले सुबह 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अरे वो सुबह 4 बजे तक कैसे देगा, वो जब देगा 1-2 दिन टाइम तो लगता है भाई, हो सकता है उसको मंगवाने में भी टाइम लग जाए 1-2 दिन। तो रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एक्सपेक्ट करता है सप्लायर कि भाई मेरे को मिनिमम 1-2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले क्या है आप ऑर्डर दे दो। जबकि उसको बोला हुआ है कि आप मिनिमम 2 दिन पहले ऑर्डर दे दिया करो, वो हमेशा क्या करेगा, एक दिन पहले कॉल करके बोलेगा कि सुबह भिजवा देना। तो ये तो कोई मतलब नहीं है ना। तो वही चीज है। एंड रीजनेबल टर्म्स ऑफ पेमेंट मतलब वही है कि आप अगर बात हुआ है कि 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो 10 दिन में पेमेंट कर, 10 दिन का 12 दिन हो जाए चलो चलता है, लेकिन 10 दिन का 20 दिन मत करो, वो चीज मत करो। तो वही है रीजनेबल टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी। अच्छा, अब क्या है, रेगुलर ऑर्डर्स फॉर सप्लाई। कि एक आइडियल सप्लायर क्या चाहेगा कि रेगुलरली बिजनेस वाला क्या करे, ऑर्डर देता है ना। रेगुलरली क्या करता है, वो हर बार आएगा, एक साल में एक बार आएगा और बोलेगा हम तो आपसे हर बार मंगाते हैं, तो हर बार मंगाते, मंगाता नहीं है। लेकिन सप्लायर क्या चाहता है कि वो हर बार मंगवाए, है ना। तो वही चीज है, रेगुलर ऑर्डर फॉर सप्लाई। तो अभी तक हमने कितना पॉइंट पढ़े, 4 पॉइंट। पहला क्या था, अच्छा अपने एक्सपेक्टेशन किसका पढ़ रहे हैं, सप्लायर का पढ़ रहे हैं। सप्लायर कौन होता है, जो क्या देता है, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला एक्सपेक्टेशन फेयर प्राइसेस, वो जो भी गुड्स दे रहा है हम लोग को क्या देना चाहिए, फेयर मैनर में उसको उसका पैसा दे देना चाहिए। दूसरा, रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट। थर्ड, रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। फिर रेगुलर ऑर्डर्स फॉर सप्लाई। अब फोर्थ, फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, सॉरी फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। मेरा कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, मेरे को उसको ट्रूली बताना है। समझो हम बल्क में उससे रॉ मटेरियल खरीद के ले गए, उसको बोले कि देखो भाई मेरा तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, हम तो तुमसे कितना, तुम्हारा पूरा का पूरा दुकान ही हम खरीद सकते हैं। तो अगला ये सब सोच के क्या है, उसको लगा कि हाँ ठीक है अच्छा कंपनी है, वो क्या किया, उसको बहुत सारा सामान दे दिया। अब कंपनी तो कुछ नहीं है, बेकार है। तो क्या है, एक आइडियल सप्लायर क्या चाहता है कि भाई कंपनी वाले लोगों को क्या करना चाहिए, एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताओ। अगर कंपनी का थोड़ा पोजीशन खराब है तो बोल दो कि भाई मेरा उतना अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा भी उतना सेल्स नहीं हो रहा है, आप मेरे को 2 महीना बाद देने बोले थे, लेकिन क्या मेरा 4 महीना बाद देने से चल जाएगा। तो वो समझेगा भी, बट उसको झूठ मत बोलो। आपके पास असेट ज्यादा है तो उसको बताओ, आपके पास लाइबिलिटीज ज्यादा है तो उसको बताओ, आपका जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है आपको उसको बता देना चाहिए। वो उसी हिसाब से क्या है, अगला वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी रॉ मटेरियल्स दे रहा है, उसका काम भी है प्रॉफिट कमाना। तो वो क्या है, आप उसको धोखा मत दो, है ना। तो वही, एक सप्लायर क्या चाहता है, करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। फिर क्या बोल रहा है, हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप। तो सप्लायर क्या चाहेगा, मेरा उस बिजनेस के संग जिसको हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं उसके संग क्या हो, एक अच्छा रिलेशनशिप, है ना, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में अच्छा हो। तो ये चीज था।
हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप्स। तो बताओ एक बार मेरे साथ, तुम लोग देख के बोलो बट एटलीस्ट बोलो। सप्लायर्स आर दोज हु प्रोवाइड व्हाट, हु प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। हाँ, और वो लोग क्या एक्सपेक्ट करता है? सबसे पहला, फेयर प्राइसेस। दूसरा, रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू क्रेडिट टर्म्स। थर्ड, रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट। फिर रेगुलर ऑर्डर्स फॉर सप्लाई। फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप्स। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या था? सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर कंजेनियल कंडीशंस। बोलो। दूसरा, अ फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। थर्ड, सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। उसके बाद वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग, मेडिकल केयर, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। अपॉर्चुनिटीज फॉर चार चीज था: एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। फिर अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है कंप्लेन वाला? क्विक एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स शेयर होल्डर्स हो गया, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर्स हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बिजनेस क्या करेगा? क्रेडिटर को पैसा देगा कि पैसा ले लेगा उससे? बिजनेस क्या करेगा? उसको पैसा देगा, बिकॉज क्रेडिटर से हम लोग या तो पैसा लिए हैं या तो हम लोग सामान लिए उधार। देखो, ये क्रेडिटर क्या एक्सपेक्ट करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, अपने देख लेते हैं इसका एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहला पॉइंट, सेफ्टी ऑफ द लोन्स गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज। आज बैंक क्या है? मेरा मेरा क्रेडिटर है, बिकॉज हम उससे लोन लिए हैं। तो बैंक क्या चाहेगा? मेरा पैसा, मैंने बैंक का जो पैसा है जो हम लिए हैं वो सेफली रहे मेरे पास, कि टाइम आने पे क्या है हम चुका दे। ये नहीं कि उसका पैसा लेके हम तो भाई इधर उधर लगा दिए, हाँ, या भाग गए, उसका पैसा पूरा उल्टा पुल्टा कर दिए कि हम उसको चुका ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई वो चाहता है कि उसका पैसा जो है मेरे पास वो सेफली पड़ा रहे। तो सेफ्टी ऑफ द लोन्स गिवन बाय देम, देम मतलब यहाँ पे कौन है? क्रेडिटर्स। सेफ्टी ऑफ द लोन्स गिवन बाय देम। और बोलो बैंक, क्रेडिटर किसको पैसा दे रहा है यहाँ पे? एंटरप्राइज को। तो बोलो मेरे साथ, सेफ्टी ऑफ द लोन्स गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज। तो पहला अपना पॉइंट हो गया सेफ्टी ऑफ द लोन्स। दूसरा पॉइंट, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम्स। आज हम बैंक से लोन लिए तो हम क्या करेंगे? उसको साथ ही साथ और क्या देंगे? इंटरेस्ट भी देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट तो देंगे ही, साथ ही साथ मेरे को उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट? तो वो लोग क्या चाहता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट, मेरे को हर महीना उनको इंटरेस्ट देना है। तो उन लोग का ये एक्सपेक्टेशन है कि हर महीना हम उन लोग को इंटरेस्ट देते रहे। ये नहीं कि एक महीना दिए फिर दूसरा महीना नहीं दिए फिर तीसरा महीना दिए, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे वही है, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पहला पॉइंट क्या था? सेफ्टी ऑफ द लोन्स। दूसरा, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? रिटर्न ऑफ लोन्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। हम बोले थे कि ठीक एक साल आज हम लिए हैं लोन, ठीक एक साल बाद क्या है, हम आपका लोन पूरा चुका देंगे। तो एक साल बाद आपको क्या करना है? लोन चुकाना है। ये नहीं कि आप बोले हो एक साल, फिर 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, बैंक वाला आपको फोन करते जा रहा है, आपके पीछे आता जा रहा है, आप कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, आप उसका पैसा ही नहीं लौटा रहे हो। तो बैंक क्या एक्सपेक्ट करता है कि अगर हम उनको बोले हैं कि हम आपको एक साल में पैसा दे देंगे, तो काइंडली ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक साल के अंदर जो एक्सपायरी पीरियड है उस समय तक क्या करना है? आपको उसका पैसा वापस से लौटा देना है। ये समझ में आ रहा है? वही है, रिटर्न ऑफ लोन्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। रिटर्न ऑफ लोन्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो तीनों पॉइंट पढ़ो अपने। एक्सपेक्टेशन किसका पढ़ रहे हैं? क्रेडिटर्स का। पहला क्या था? सेफ्टी ऑफ लोन्स। दूसरा, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा, रिटर्न ऑफ लोन्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब accurate and up to date information about the financial health of the enterprise। अच्छा, ये लाइन तुम लोग नोटिस करो, ऑलमोस्ट हर पॉइंट में आ रहा है, हर स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशंस में आ रहे हैं ना। आज बैंक वाला क्या चाहेगा कि भाई अपने उसको एक्यूरेट पहले अपना फाइनेंशियल पोजीशन बता दे,
है ना। बैंक कोई ऐसे मैंने रास्ता चलता किसी को भी तो नहीं देता है। बैंक भी क्या करता है, पहले पूरा चेकिंग करता है कि भाई ये कंपनी को पैसा देना है कि नहीं देना है, उसके बाद ही क्या है वो उसको पैसा देता है, नहीं तो बैंक फंस जाएगा ना ऐसे। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, झूठ मूठ का बैलेंस शीट नहीं बनाना चाहिए, उसको ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाना है कि भाई अगर तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो तुम वैसे दिखाओ, अगर तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो तुम वैसे दिखाओ, तुम झूठ मत दिखाओ कुछ भी, वरना कंपनी फंस जाएगा, है ना। तो क्रेडिटर क्या एक्सपेक्ट करता है, accurate and up to date information about the financial health of the enterprise। तो ये था accurate and up to date information किसका, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज। अच्छा, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ असेट्स और पर्सनल गारंटी बाय द ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइज। बहुत बार बैंक क्या है, अगर समझो आज अपने लोन ले रहे हैं, लंबा चौड़ा कुछ लोन ले रहे हैं, तो बहुत बार बैंक बोलता है कि कुछ गिरवी रखवाओ, ज्वेलरी गिरवी रखवाओ, चाहे अपना घर गिरवी रखवाओ, कुछ भी गिरवी रखवाओ, आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा अपने एसेट्स को। बिकॉज क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, पैसा तो ले लिए, आज हम समझो 10-20 लाख रुपए ले लिए, बैंक, मेरा क्या भरोसा कि हम बैंक को पैसा लौटाए नहीं लौटाए, है ना। पैसा देख के तो आदमी का कुछ भी हो जाता है। समझो हम बैंक का पैसा लेके भाग गए, तो बैंक कहाँ जाएगा, मेरे को खोजते पूरा दुनिया में खोजेगा तो नहीं। तो बहुत बार बैंक वाले लोग क्या करता है, मेरे को बोलेगा कि आप अपना कुछ ज्वेलरी या फिर कुछ भी असेट्स को गिरवी रखवा दो, कि अगर आप मेरा पैसा लेके भाग गए तो हम क्या करेंगे, आपका जो असेट मेरे पास पड़ा है उसको बेच के हम पैसा रियलाइज कर लेंगे। समझ में आया। तो ये वही है, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ असेट्स और पर्सनल गारंटी बाय द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। जो ओनर होता है उन लोग क्या है, बहुत बार गारंटी देते हैं कि भाई अगर कंपनी नहीं दे रहा है तो हम देंगे, हम अपना घर बेच देंगे, लेकिन घर बेच के आपको पैसा देंगे। तो ये वही चीज हो गया। तुम लोग ये यहीं तक लिखेगा तो ठीक है, तुम लोग को ज्यादा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ असेट्स, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, किसको, असेट्स को, वही है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर्स क्या क्या है बताओ। सबसे पहला, यहाँ पे बेसिकली देखो क्रेडिटर है तो लोन का ही बात कर रहा है, लोन और इंटरेस्ट का ही बात हो रहा है हर पॉइंट में। पहला क्या था, सेफ्टी ऑफ द लोन। दूसरा, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिए तो मेरे को रेगुलरली इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वही चीज है। सबसे पहला क्या था, सेफ्टी ऑफ द लोन्स। दूसरा, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड, ये जो लोन लिए अपने, जो प्रिंसिपल अमाउंट लिए, वो भी तो एक्सपायरी पीरियड तक अपने को, ड्यू डेट तक देना पड़ेगा ना, चुकाना पड़ेगा, तो वही चीज है। रिटर्न ऑफ लोन्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। फिर क्या है, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज। और फिर सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ असेट्स। लास्ट वाला लाइन रिपीट करो, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ असेट्स। क्लियर हुआ एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर्स। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एसोसिएट्स कॉम्पिटिटर्स नहीं आ रहा है, इसको क्रॉस करो, ये स्कोप के बाहर है तुम लोग के, ये तुम लोग के स्कोप के बाहर है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। अब अपना नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस किसका है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करता है, चलो अपने देखें। सबसे पहला, टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। ये बहुत बच्चा सा चीज है, बेसिक सा चीज है जो अपने सबको पता है। गवर्नमेंट क्या चाहता है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करे। ठीक है, तो अपना पहला पॉइंट ये रहा, टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। दूसरा, टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली, रेगुलरली एंड इन टाइम। तो लोग क्या चाहते हैं, इस हिसाब से अपना अकाउंटिंग करते हैं कि टैक्स कम से कम देना पड़े, है ना। तो वही है, तो गवर्नमेंट क्या चाहता है, भाई आप फेयर मैनर में रेगुलरली क्या है अपना टैक्सेस भरते रहो। तो टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली, रेगुलरली एंड इन टाइम। तो दूसरा क्या हुआ, टू पे ऑल टैक्सेस। अपना पहला बताओ, गवर्नमेंट पहला एक्सपेक्ट क्या करता है, यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है, टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस। दूसरा, टू पे ऑल द टैक्सेस ऑनेस्टली एंड रेगुलरली। अच्छा, तीसरा, टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स। आज गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि भाई आपकी जो आसपास का पुलिस है उन लोगों को घूस ये सब मत दो, है ना, करप्ट मत करो। जो पुलिस मैंने गवर्नमेंट के लोग हैं उन लोगों को घूस वूस दे के कि ठीक है भैया हो जाएगा, जितना जो फाइन है, जितना जो भी हिसाब से आपसे पैसा वैसा मांग रहा है, क्लियरली उसको दो, पूरा पैसा दो, घूस दे के उसको खराब मत करो। लेकिन आजकल का तो क्या है, सब घूस के थ्रू ही चल रहा है, ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है,
टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्विस। तीनों चीज बताओ। टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, दूसरा टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, थर्ड टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स। गवर्नमेंट के लोग है, पब्लिक बेसिकली गवर्नमेंट, पब्लिक यहाँ पे मैंने नॉर्मल पब्लिक का बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट के लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जाते हैं, अपने को कुछ भी करवाना रहता है तो अपने बोलते हैं ना भैया 200-400 रुपए ले लो, 500-1000 रुपए ले लो, लेकिन मेरा काम कर दो। तो उस हिसाब से लोगों को खराब मत करो, जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन लोगों को खराब मत करो, करप्ट मत करो। तो ये वाला लाइन बताओ, टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स। सर्वेंट्स मतलब नौकर नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट का लोग, जो अलग अलग लोग होता है वो। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। स्केर्स मतलब क्या था, लिमिटेड। हमारा जो रिसोर्सेज है उसको क्या है, ठीक तरीके से यूज करो, उसको बर्बाद मत करो, हाँ उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। तो क्या हो गया मेरा, टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। चारों पॉइंट वापस से बताओ। टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस, टू पे ऑल टैक्सेस रेगुलरली ऑनेस्टली, थर्ड टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स, फोर्थ टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, अब फिफ्थ में मेरे को क्या बोल रहा है, टू असिस्ट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एक्सेट्रा। देखो ये जो नेशनल प्रॉब्लम्स है, अपना जो देश का प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट क्या चाहता है, जो देश में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, बिजनेस वाला से क्या एक्सपेक्ट करता है वो, कि वो प्रॉब्लम को हटाए। पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी को दूर करो। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है, तो आप लोगों को काम दो। अच्छा जैसे पता है तुम लोगों को क्या है, जैसे केएफसी जो है ना, तो हम लोग एक बार पार्कशील वाले केएफसी में गए थे, वहां पे हम लोग देखे कि एक स्टाफ था वहां पे जो बोल नहीं सकता था और जिसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो सोचो अब वैसा आदमी ऑफिस में जाके तो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा ना, तो ऐसा आदमी क्या करे, जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रहे, नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो क्या है, उन लोगों को भी ऐसे लोग काम देते हैं ताकि उनका भी घर चले, ताकि वो लोग भी पैसा कमा पाए, वो लोग भी अपना वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो आपको क्या करना है, लोगों के पास जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम है, लोगों को काम दो, जो जिसके लायक है उसको वैसा काम देना चाहिए, ताकि उन लोग का भी घर चले, वो लोग भी जी पाए, अपना डिजायर्स को फुलफिल कर पाए। और अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का, मान लो कि एक जगह है, एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत सारा बिजनेस है, और एक ऐसा एरिया है जहां पे बिजनेस है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसा एरिया में आप बिजनेस खोलो जहां पे बिजनेस नहीं है, वहां पे मत खोलो जहां पे दुनिया भर का बिजनेस है, वरना वो एरिया तो बढ़ता जाएगा और जो एरिया पीछे है वो तो पीछे ही रह जाएगा। समझ में आया, तो वही बोला है, वही लिखा हुआ है, देखो, टू असिस्ट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स लाइक अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। समझ में आया, तो जो एरिया डेवलप्ड नहीं है उसको वहां पे आप जाके अपना बिजनेस करने का सोचो, ताकि वहां के भी लोगों का क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, वो लोग भी अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या है, यूज कर सके। समझ में आया, तो वो चीज है। तो बोलो ये वाला लाइन, टू असिस्ट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनबैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। जो अनबैलेंस मैनर में रीजनल ग्रोथ हो रहा है, आपको क्या करना है, उसको रोकना है। हर जगह क्या है, अपना बिजनेस खोलते जाओ ताकि सारे लोग क्या है, खुश रहे। तो बोलो मेरे साथ वापस से, एक गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली रेगुलरली, थर्ड टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स, फोर्थ टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, फिर टू असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प, असिस्ट मतलब हेल्प, to assist in solving national problems like poverty, unemployment, unbalanced regional growth, etc. बस ठीक है। अच्छा, टू अवॉइड मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मोनोपोली मतलब क्या हो गया, हाँ, ये नहीं कि जैसे समझो आप एक ही सेलर हो वहां पे, ठीक है ना, आप एक ही सेलर हो, तो वो क्या चाहे, वो सेलर अगर समझो एक ही होता है एक एरिया में, उसको पता है ना कि हम जो सामान बेच रहे हैं वो कोई और तो यहाँ पे नहीं बेच रहे, हाँ, तो वो क्या करता है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लोगों को प्रॉब्लम होता है, लोगों को खरीदना भी पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वहां पे वही है, एक सिंगल सप्लायर, एक सिंगल सेलर है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि इस हिसाब से वो लोग रिएक्ट करें, इस हिसाब से वो लोग मोनोपोली क्रिएट करें। समझ में आया, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या था, टू अवॉइड मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। और ऑब्वियसली वो लोग
मोनोपोली अगर क्रिएट हो जाती है वो लोग के पास तो एक इकोनॉमिक पावर आ जाता है ना, वो लोग ही अपने आप को बॉस समझने लग जाते हैं, वो लोग ही अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं। तो ये चीज गवर्नमेंट नहीं चाहता कि इस हिसाब से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिएक्ट करे, तो वो चाहता है ये सब चीज वो लोग अवॉइड करें। तो टू अवॉइड मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, लास्ट वाला लाइन वापस से रिपीट करो, टू अवॉइड मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ठीक है, अब अपना ये वाला एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक बोलो चाहे सोसाइटी बोलो, बात एक ही है। हम लोग किसका एक्सपेक्टेशंस पढ़ रहे हैं? एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक या फिर सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। सोसाइटी, और सोसाइटी बोलो चाहे कम्युनिटी बोलो, लोकल कम्युनिटी सब एक ही है। तो सोसाइटी और कम्युनिटी एक्सपेक्ट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एक सोसाइटी ये नहीं चाहेगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को पूरा पोल्यूट करके इंसान को जान से ही मार दे। नहीं, आपको क्या करना है? अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उल्टा फुल्टा पोल्यूशन ये सब मत फैलाओ, ठीक तरीके से काम करो। तो पहला क्या है? टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। दूसरा, टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। तो टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल मतलब सोशली का यहाँ पे मतलब है सोसाइटी, डिजायरेबल मतलब जो सोसाइटी का इच्छा है। आप अपने हिसाब से काम मत करो, सोसाइटी को जिस चीज का जरूरत है उन लोग का प्रायोरिटीज को आप समझो, उन लोग के हिसाब से काम करो, वैसा ही गुड्स बनाओ, वैसा ही उन लोग को दो जो उन लोग को काम आएगा। तो टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। तो जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है वैसा गुड्स बनाओ, उल्टा फुल्टा कुछ भी बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो लोग क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दूसरा क्या है? टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स। पहला क्या था सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। दूसरा, टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज। थर्ड क्या है जो हम तुम लोग ऑलरेडी बता दिए? टू हेल्प weaker sections of the society by giving them preference in employment and other fields। तो weaker sections बेसिकली क्या हो गया? जो आज देख नहीं सकता या जो सुन नहीं सकता या जो बोल नहीं सकता, वो लोग तो weaker section ही हो गए ना। वो लोग ज्यादा वैसा तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग को भी क्या है, ऐसा काम दो जो वो लोग कर सकते हैं, वो लोग के करने के लायक आपको काम उन लोग को देना चाहिए। तो बोलो, टू हेल्प वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग देम प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट। उन लोग को भी भाई प्रेफरेंस दो, उन लोग को भी प्रायोरिटी पे रखो, उन लोग को ऐसे हटाओ मत कि नहीं ये क्या काम करेगा, ऐसा एटीट्यूड आप मेंटेन मत करो। तो तीसरा अपना पॉइंट क्या हुआ? टू हेल्प weaker sections of society by giving them preference in employment। फोर्थ अपना क्या है? टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय प्रमोटिंग एजुकेशनल, मेडिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करो, एजुकेशन वाले लाइन में भी कुछ चैरिटी वगैरह करो, मैंने एजुकेशन का कुछ खोल दो, मेडिकल का कुछ खोल दो। समझ में आया? तो ये सब चीज आपको खोल देना चाहिए ताकि क्या है, लोग उसका फैसिलिटीज को यूज कर सके, ताकि उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इनहैंस होगा, ग्रो होगा, इंप्रूव होगा। तो बोलो, to improve standard of living of people by promoting educational, medical institutions, etc। वापिस से बोलो, to improve standard of living of people by promoting educational, medical institutions, etc। 4 पॉइंट हुआ। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, to help weaker sections of society, to improve standard of living of people by promoting educational, medical institutions, etc। यदि क्लियर हो रहा है? अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? टू डोनेट फंड्स फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी। तो क्या है वो बोल रहा है? फंड्स डोनेट करो, चैरिटी करो, लोगों के भलाई के लिए भी क्या है, आपको चैरिटी वगैरह करना चाहिए। फिर टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, इसका मतलब टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज मतलब आज जो नेशनल हॉलीडेज जैसे ईद हुआ या मैंने जो पंजाबी लोग का जो भी फेस्टिवल होता है, दिवाली हुआ, होली हुआ, व्हाटएवर जो भी अपना हॉलीडेज है, ये सब के दिन क्या है, लोगों को छुट्टी दो। ये नहीं कि दिवाली वाले दिन तो आप छुट्टी दे रहे हो लेकिन ईद के दिन आप छुट्टी नहीं दे रहे हो, ये सब गलत है। आपको क्या है, सोशल कल्चरल वैल्यूज को प्रिजर्व करके रखना है। तो वही चीज है, टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। ये लाइन बोलो, टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज।
जिनका जो भी चीज है, जिसमें जो भी मानता है, अगर आपको छुट्टी देना चाहिए उस दिन तो छुट्टी दे दो। ये नहीं कि उस बोलो कि भाई नहीं एम्प्लॉय तुम लोग को तो आके काम करना पड़ेगा, ये सब चीज अलाउड नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो अब लास्ट वाला क्या है, टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको क्या करना है, हर एक ह्यूमन के पास अपना राइट्स होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज, जो कि तुम लोग हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ा होगा पहले। तो क्या करना है, ह्यूमन के राइट्स को, ह्यूमन के अंदर कौन कौन आ जाता है, वुमेन भी आ जाती है, चिल्ड्रन भी आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबके राइट्स को रिस्पेक्ट करना है। क्या करना है, सबके राइट्स को रिस्पेक्ट करना है। वापिस से बोलो, आपने क्या क्या पढ़े, अपने क्या पढ़े, एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक या फिर सोसाइटी या कम्युनिटी, जो भी। पहला पॉइंट क्या था, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। दूसरा, टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स। थर्ड, टू हेल्प द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। फोर्थ, to improve the standard of living of people by promoting educational, medical institutions, etc. फिर to donate funds for charity and public welfare activities. फिर to preserve social and cultural values. फिर to respect human rights including rights of women and children. तो यहाँ पे देखो, अब ये टेबल में तुम लोगों को सेम चीज दिया है, एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे तो ऐसे करके दिया है, लेकिन अपने ब्रॉड मैनर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इलाबोरेटेड मैनर में अपने पढ़ चुके हैं। तो ये टेबल तुम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में दिया है। और स्टेक होल्डर एनालिसिस जो है वो लास्ट टॉपिक था, जो कि नहीं आ रहा है। अभी अपने क्या करेंगे, अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन जो शुरू का डेफिनेशन था वो एक बार रिकॉल करेंगे, उसके बाद अपने आज का क्लास एंड करेंगे। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, अपने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, एक बार वापस से रिवीजन करेंगे, वो अपना शॉर्ट क्लास रहेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्लास अपना टेस्ट होगा, तो तुम लोग एकदम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। मेरे को एक भी जन से नहीं सुनना है कि मैम हम लोग का हुआ नहीं है। अब एकदम रेडी हो जाओ, हर एक चैप्टर के बाद अपना टेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलो, और जिसका जो डाउट्स है वो लोग तुम आराम से तुम लोग क्लियर कर सकता है, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े थे, मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। बोलो, द टर्म स्टेक होल्डर्स हैज डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक which means interest or expected benefit. Stakeholders mean all those individuals, groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization or a business enterprise. स्टेक होल्डर्स का क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, किसके ऊपर, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, हम लोग सीधा आए थे 1.4, जो कि था हम लोग का इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को अपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या है, इंटरनल स्टेक होल्डर। दूसरा कैटेगरी क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन क्या था, stakeholders who are involved in the business firm from within the organization are known as internal stakeholders. They consist of owners, shareholders, employers and employees of the organization. shareholders क्या करता है, कैपिटल सप्लाई करता है, रिस्क अज्यूम करता है, और किसमें पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट्स एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, किसको, एम्प्लॉइज को। और एम्प्लॉइज कौन होता है, जो मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स प्रोवाइड करता है, किस लिए, फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। फिर हम लोग देखें कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर्स हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस, सबको बोलो एक साथ, stakeholders who are contributing to the business enterprise from outside the organization are known as external stakeholders. They consist of creditors, suppliers, dealers, competitors, government, local community, etc. हम लोग फिर देखे थे सप्लायर का डेफिनेशन क्या है, सप्लायर कौन होता है, या तो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है या फिनिश गुड्स प्रोवाइड कर रहा है ना। क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हम लोग को पैसा देना है, क्योंकि हम लोग या तो उससे पैसा लिए या तो गुड्स लिए हैं, तो ये था क्रेडिटर। अच्छा, डेटर कौन होता है, जिसको हम लोग पैसा, जिससे हम लोग से पैसा मिलेगा, हाँ बिजनेस को पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट कौन है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये क्या करता है, ओवरसी करता है बिजनेस एक्टिविटीज को, कि वो सारा लॉज एंड रेगुलेशंस मान रहा है कि नहीं मान रहा है, इंडस्ट्री का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्टैंडर्ड्स है, वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सोसाइटी क्या है, एक ब्रॉडर कम्युनिटी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे लोग आ जा रहे हैं। और बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाली पैसा कमाना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको क्या करना है,
लोगों के लिए भी काम करना है, लोगों के अच्छे के लिए भी काम करना है, और एथिकल प्रैक्टिसेस, फेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू काम करना है ना। आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छा होना चाहिए, फेयर मैनर में काम करो, लोगों को क्या है, अच्छा प्रोडक्ट्स दो रीजनेबल रेट्स में, तो इससे क्या है, लोग भी आपके साथ पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग अलग अलग लोगों का एक्सपेक्टेशंस देखें, एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स, सॉरी स्टेक होल्डर्स। और इसी के साथ क्या है मेरा आज का क्लास, और ये चैप्टर खत्म हो गया। स्टेक होल्डर्स एनालिसिस अपने सिलेबस में नहीं है। चलो अपने आज का क्लास एंड करते हैं।